गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोगों ने एक नया सब्जेक्ट सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट को स्टडी कर रहे हैं। और इसके लिए पहले हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी हमने देख लिया है और उस 3 लेक्चर में हमने 2 चैप्टर को कवर किया था और हमारा 3rd चैप्टर जो था वो कंटिन्यूएशन में था। इस 3rd चैप्टर का नाम क्या था? इस 3rd चैप्टर का नाम था हमारा वर्क स्टडी। हम लोग बेसिकली वर्क स्टडी पढ़ रहे थे और वर्क स्टडी के मेजर पार्ट को हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। रिमेनिंग पोर्शन को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा। हमने पिछले लेक्चर में सबसे पहले वर्क स्टडी के डेफिनेशन को देखा। वर्क स्टडी के अंदर वर्क मेजरमेंट और वर्क मेजरमेंट के साथ साथ मेथड स्टडी आता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया। और इसके बाद हमने ये देखा कि हमारा मेथड स्टडी क्या होता है। इसके बाद हमने ये समझा कि वर्क स्टडी मेथड स्टडी को जब हम साथ में परफॉर्म करते हैं, वर्क के मेज़रमेंट को करते हैं, तो वहाँ पे हमारी इंडस्ट्री की इफ़िशियंसी कैसे बढ़ती है और साथ ही साथ हमारे मॉडिफिकेशंस करने के बाद जो हमारे प्रॉफिट हम क्या गेन कर सकते हैं, किस तरीके से वो हमारे इंडस्ट्री को चेंज कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया, जहाँ पे हम लोगों ने कहा कि अगर वर्क स्टडी ओके है, मेथड स्टडी ओके है, वर्क का मेज़रमेंट कर लिया हमने, तो हमारी जो इफ़िशियंसी है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इसी के साथ हमने नीड ऑफ वर्क स्टडी देखा कि हमारे वर्क स्टडी को किस किस फील्ड में ज़रूरत है, किस किस फील्ड में वर्क स्टडी हमें करनी होती है। तो हमने देखा कि लगभग सारे फील्ड में हमें क्या करना होता है, वर्क स्टडी कहीं ना कहीं परफॉर्म करना होता है। इसके बाद हमने एडवांटेजेस देखा कि वर्क स्टडी के क्या एडवांटेजेस हैं। फिर हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, किस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके वर्क स्टडी परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद हमने वर्क मेज़रमेंट को समझा। इसके बाद हमने मेथड स्टडी को समझा। इसके बाद हमने मेथड स्टडी प्रोसेस जो होता है उसमें एक एक स्टेप्स जो था, इसे हमने अच्छे से एलैबोरेट किया कि सिलेक्शन का क्या मतलब होता है, रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, एग्जामिन का मतलब क्या होता है, डेवलप का मतलब क्या होता है, इंस्टॉल का मतलब क्या होता है और मेंटेन का मतलब क्या होता है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में ये सब टॉपिक हमने डिस्कस किया था। अगर आपने पिछला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पे क्लिक करके आप पिछले वाले लेक्चर को फिर से देख सकते हो और आप उस लेक्चर से कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक कंटिन्यूएशन है पूरा। तो आप अगर पिछले वाले लेक्चर को नहीं देखोगे तो आपको चीज़ें थोड़ा उतने अच्छे से आपको समझ नहीं आएंगी, थोड़ा नया लगेगा सब कुछ। बात करते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं स्टेप्स एंड इक्विपमेंट ऑफ स्टॉप वॉच प्रोसीड्योर और कलेक्टिंग टाइम स्टडी डेटा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि टाइम स्टडी डेटा होता क्या है या टाइम स्टडी डेटा की ज़रूरत क्यों होती है। जब हम लोग किसी भी वर्क के लिए, मान के चलो किसी भी एक इंडस्ट्री में अगर कोई एक वर्क परफॉर्म किया जा रहा है, तो इसके अंदर क्या हो सकते हैं, इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि अलग अलग सेक्शंस हो, तो अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग वर्क को किया जा रहा होगा। तो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को समझें और एक एक एलिमेंट के बारे में हम ये जानें कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट में क्या टाइम कंज्यूम होता है। जैसे कि अगर आप इस वर्क को परफॉर्म कर रहे हो तो यहाँ पे आपके जो वर्क को करने में जो लगने वाला टाइम है वो कितना है। तो इसको एनालिसिस करने के लिए, उस टाइम के कंजम्पशन को जानने के लिए हम लोग टाइम स्टडी डेटा कलेक्ट करते हैं और इसके लिए जो मेथड अपनाते हैं वो क्या है, वो स्टॉप वॉच प्रोसीड्योर है। स्टॉप वॉच प्रोसीड्योर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं कि स्टॉप वॉच प्रोसीड्योर में हमें किस तरीके से स्टेप्स को फॉलो करना होता है, तो उसे हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम लोग स्टैब्लिश करते हैं, स्टैब्लिश द क्वालिटी टू बी अचीव्ड इन द प्रोडक्ट, स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन हाई क्वालिटी एंड लो क्वालिटी। तो जब भी हम स्टॉप वॉच प्रोसेस कंडक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें डिसाइड करना होता है कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, वो लो क्वालिटी का है, हाई क्वालिटी का है। तो हम सबसे पहले किसको डिसाइड करते हैं, एक स्टैब्लिश करते हैं कि हमें किस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, कोई लो क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए या हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए। अब लो क्वालिटी प्रोडक्ट आप किसे कहोगे, आप उस प्रोडक्ट को लो क्वालिटी प्रोडक्ट बोल सकते हो जिस प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा रिजेक्शन आपको देखने के लिए मिला है, और आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को बोल सकते हो जिस प्रोडक्ट के लिए आपके पास डिमांड सबसे ज़्यादा रहा है। तो हम लोग एक बैलेंस बेसिकली
मेंटेन करते हैं इस हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी के बीच में, और अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली हमें किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है। इसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि किस ऑपरेशन को हमें चेक करना है, किस ऑपरेशन को हमें टाइम्ड करना है, मतलब किसे चेक करना है। इसके बाद हम एक इम्प्रूव्ड प्रोसेस जो है वो फाइंड करते हैं। जो मेथड स्टडी डिपार्टमेंट जो बेसिकली मेथड स्टडी में जिन्होंने मेथड के बारे में एनालिसिस किया, उनसे हम ये जानते हैं कि इसके लिए इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए हमारा जो सिस्टम है उसमें जो इम्प्रूव्ड मेथड जो है वो कौन सा है। इम्प्रूव्ड मेथड के बारे में अभी हमने यहाँ पे पिछले वाले स्लाइड में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो, कि इम्प्रूव्ड मेथड के बारे में हमने यहाँ पे देखा था कि मेथड इम्प्रूव्ड मेथड जब होता है, जब बेसिकली हम लोग डेवलप करते हैं ना, एग्जामिन करने के बाद डेवलप करते हैं, तो यहाँ से जो मेथड निकल के आता है वो मेथड आपका क्या होता है, वो इम्प्रूव्ड मेथड होता है। ठीक है, इम्प्रूव्ड मेथड यही होता है। तो इस इम्प्रूव्ड मेथड को हम यहाँ पे क्या करते हैं, उस इम्प्रूव्ड मेथड को जो अभी हमने फाइंड किया उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन जो है ऑब्टेन करते हैं और उस प्रोसेस को समझते हैं। इसके बाद हम कलेक्ट करते हैं कि हमें क्या क्या नेसेसरी इक्विपमेंट चाहिए। हम ये डेटा कलेक्ट करते हैं कि हमें किस किस तरह के इक्विपमेंट्स चाहिए और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए बेसिकली जो है इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है वो क्या है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि किन किन वर्कर्स को हमें ऑब्ज़र्व करना है, किन किन वर्कर के ऊपर हमें ऑब्जर्वेशन जो है वो कंटिन्यू करना है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो वर्कर या जो बेसिकली सुपरवाइज़र जिन्हें हमें ऑब्ज़र्व करना है उन्हें हम कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि देखो एक्चुअली आज हम आपको ऑब्ज़र्व करने वाले हैं और हम टाइम के बारे में पता लगाना चाहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को में लगने वाला टाइम कितना है। इसके बाद हमारे पास अगला स्टेप क्या होता है, जो भी वर्कर होते हैं या जो भी एम्प्लॉय होते हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं, सुपरवाइज़र हैं, उन्हें जो नया वाला डेवलप्ड मेथड स्टडी है ना उनके बारे में बताना होता है कि देखो डेवलप्ड अभी नया मेथड ये है काम करने का और आप इसके अकॉर्डिंग काम करोगे। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, ऑपरेशंस जो है उन्हें छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांट दिया जाता है। जब काम कर रहे हैं हम और बहुत सारे वर्क हैं, छोटे छोटे से पार्ट है वर्क के, तो उस छोटे छोटे से पार्ट को, जो कंप्लीट पार्ट है ना वर्क का, उसको छोटे छोटे से पार्ट में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि, और इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसी पार्ट को हम बोलते हैं एलिमेंट। ये एलिमेंट में डिवाइड करने का क्या फ़ायदा है, जब हम एलिमेंट में डिवाइड करते हैं तो बेसिकली सबसे पहले ये देखते हैं कि एलिमेंट एक्चुअली में होता क्या है। जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट बेसिकली is a kind of small entity makes it convenient to be observed, measured and analyzed। जब आप पूरे वर्क को छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हो तो कहीं ना कहीं एनालिसिस हमारे लिए आसान हो जाता है। और जब हम एलिमेंट में डिवाइड करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे हमें प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जो है उनके बारे में अलग अलग आइडिया मिल जाता है, और जो आइडियल टाइम है वो उसके बारे में भी आइडिया मिल जाता है, और इसके बाद कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। इसके साथ साथ हमें जो ऑपरेटर्स हैं उनके एक्यूरेसी और उनके मतलब एक्यूरेट परफॉर्मेंस उनका कितना है, एक्चुअली में वो क्या परफॉर्म करते हैं, कितना वर्क करते हैं, इसके बारे में भी हमें आइडिया मिल जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग जो भी ऑपरेशन है उसमें कांस्टेंट टाइम वाले ऑपरेशन को अलग कर देते हैं। अब देखो आप कोई भी काम करोगे ना, कोई भी काम करोगे तो आपको उस काम में लगने वाला जो टाइम है ना वो दो तरीके का टाइम हो सकता है। एक तो फिक्स टाइम, जैसे मान के चलो कि ये कोई ए वर्क है, इस वर्क को करने में आपको जो टाइम लगेगा वो फिक्स है कि 2 आवर खर्च होने वाला है। लेकिन जो ये बी वर्क है इसके लिए टाइम वेरी करता है। तो ऑब्वियस सी बात है इस ए वाले वर्क के लिए आप एनालिसिस करोगे क्या, नहीं, क्योंकि ये तो पहले से आपको पता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास जो कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट एलिमेंट है उसको हम अलग कर देते हैं और टाइम वेरिएबल एलिमेंट को हम अलग कर देते हैं। इसके बाद हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन हमें लेने हैं उतने सारे ऑब्जर्वेशन को हम नोट डाउन करते हैं, टाइम्ड करते हैं, उस टाइम को हम नोट करते हैं, और इसके बाद इस तरीके से नंबर ऑफ वेरियस ऑब्जर्वेशन जो है वो लिया जाता है और क्या किया जाता है, उसको इस तरीके के टेबल में प्लॉट किया जाता है कि एलिमेंट 1 2 3 4 टोटल टाइम पहले वाले को लगा 20 मिनट, दूसरे वाले को लगा 40 मिनट, तो दूसरे वाले को एक्चुअली में कितने लगा दूसरे बार में, तो 40 - 20 करोगे तो अगले वाले को भी 20 मिनट लगा, फिर से 70 मिनट लगा तो 70 में से 40 माइनस करोगे, फिर से 100 लगा, 100 में से 70 माइनस करोगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको टैब्यूलेट करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा हमने कलेक्ट किया, और इस टैब्यूलेशन के बाद
हम जो हमारा रेट है, अलग अलग परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस को हम क्या करते हैं, रेटिंग करते हैं, उन्हें अलग अलग रेट देते हैं और इस तरह के स्टेप्स को हम क्या करते हैं, अलग अलग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए रिपीट करते हैं और उसके बाद हम फाइनल जो हमारा टाइम है उसको हम ऑब्टेन करते हैं, जिसे हम क्या कॉल करते हैं, जिसे हम कॉल करते हैं नॉर्मल टाइम, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल टाइम। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ से जो टाइम कैलकुलेट होता है वो क्या होता है, नॉर्मल टाइम। ठीक है, और इस टाइम का कैलकुलेशन कैसे क्या करते हैं हम लोग, इस टाइम का कैलकुलेशन करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर का इस्तेमाल करके। अब क्या है कि आपने जो टाइम कैलकुलेट किया, आप ध्यान से समझो इस चीज़ को कि अगर आपने जो टाइम कैलकुलेट किया वो नॉर्मल टाइम है, इसका मतलब ये है कि ये टाइम तो लगेगा ही, लेकिन इसके बीच में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके एम्प्लॉई अपने पर्सनल वर्क के लिए, हो सकता है अपने थोड़े से रेस्टिंग के लिए, थोड़े से लंच के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको टाइम देना पड़े, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस अलाउंस अलग से ऐड करते हैं, रेस्ट अलाउंस अलग से ऐड करते हैं, पर्सनल अलाउंस अलग से ऐड करते हैं और स्पेशल अलाउंस अलग से ऐड करते हैं। ये सारे अलाउंसेस क्या है, ये सारे अलाउंसेस बेसिकली जो नॉर्मल टाइम हमने निकाला है उस नॉर्मल टाइम में हम ये सारे अलाउंस को ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड टाइम है उसे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। पहला कि स्टैंडर्ड टाइम जो है वो एग्जिस्टिंग वर्किंग कंडीशन के अंदर के ये कैलकुलेशन हो रहा है। दूसरा, इस बात का ध्यान रखना होता है हमें कि स्पेसिफाइड मेथड या मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा नहीं हो कि आपने जिस दिन डेटा कलेक्ट किया उस दिन आपने किसी और मेथड को फॉलो किया, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक्चुअल टाइम पता नहीं चल पाएगा। इसके बाद यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसा ना हो कि आपके जो ऑपरेटर हैं वो प्रॉपर मैनर में काम ना करें। इसके बाद ऐसा ना हो कि आपके जो आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड पेज ना हो। प्रॉपर स्टैंडर्ड पेज होने का मतलब ये है कि जो डेटा कलेक्शन होता है उसे हमें पीरियडिकली करना होता है। पीरियडिकली करने होने का मतलब ये है कि इनके बीच में जो गैप है वो क्या होना चाहिए, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। आप रैंडम डेटा कलेक्शन नहीं कर सकते, आपको एक गैप रखना पड़ता है, शेड्यूल्ड गैप रखना पड़ता है। तो यही क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड टाइम आपको यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हो। एक बार तुरंत से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए यहीं पे कि हम क्या क्या करते हैं। तो बेसिकली हमने क्या करना था, हमें यहाँ पे टाइम स्टडी डेटा कलेक्ट करना था, टाइम स्टडी डेटा। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या डिसाइड किया कि प्रोडक्ट किस क्वालिटी का होगा, लो क्वालिटी का होगा कि हाई क्वालिटी का होगा, और उसके बीच का कोई मॉडरेट क्वालिटी अगर हो तो उसे भी हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वालिटी फाइंड करते हैं। क्वालिटी फाइंड करने के बाद हम ये देखते हैं कि इसमें कितने सारे ऑपरेशन हैं। मान के चलो कि इसमें 20 ऑपरेशन है, तो 20 में से हमें 10 को टाइम्ड करना है या 10 का टाइम चेक करना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा इम्प्रूव्ड सिस्टम है, न्यू सिस्टम डेवलप हुआ मेथड स्टडी से, उसे हम लगाते हैं, उसके बारे में हम डेटा कलेक्ट करते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे हमारा जो नेसेसरी इक्विपमेंट है उसका डेटा हम कलेक्ट करते हैं और वर्कर्स डिसाइड करते हैं कि किस किस वर्कर को चेक करना है, मतलब किस किस डिपार्टमेंट को चेक करना है। इसके बाद जो सुपरवाइज़र है, वर्कर है, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेते हैं और उन्हें बताते हैं कि देखो आज आपका ये जो टाइम स्टडी डेटा कलेक्ट होने वाला है, तो जो वर्किंग सिस्टम है उसको समझाते हैं कि जो नया एक मेथड आया है या नया मेथड हमने डेवलप किया उस मेथड के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इम्प्रूव्ड वर्किंग सिस्टम में जो टूल्स है और जो अटैचमेंट्स है उसके बारे में हम बताते हैं। इसके बाद ऑपरेशन को क्या करते हैं, हम छोटे छोटे एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और एलिमेंट्स का मतलब हमने यहाँ पे समझा, एलिमेंट्स का मतलब क्या है, एलिमेंट्स का मतलब हमने देखा है यहाँ पे कि छोटे छोटे एंटिटी में बांट देना। इससे क्या होता है, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव पार्ट अलग हो जाता है। इससे कंप्लीट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलता है और जो हमारा एक्यूरेट ऑपरेटर परफॉर्मेंस है वो हम यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला काम क्या होता है, टाइम कांस्टेंट और टाइम वेरिएबल एलिमेंट को अलग अलग कर देते हैं और हम एनालिसिस, चूँकि टाइम कांस्टेंट वाले पे करना नहीं है, हमें वेरिएबल टाइम एलिमेंट पे करना है, तो उसे हम अलग कर लेते हैं। इसके बाद हम डिटरमाइन करते हैं कि कितने सारे ऑब्जर्वेशन हमें लेना है एक एक एलिमेंट के लिए। उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन को हम कलेक्ट करते हैं और उन्हें टेबुलेट करते हैं इस फॉर्म में। और इन सारे टेबुलेशन के बाद हमें क्या करना होता है, जब हम टेबुलेशन कर लेते हैं तो परफॉर्मेंस को हम रेट करते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी थी। रेटिंग के बाद हम ये सारे स्टेप्स को रिपीट करते हैं। मान के चलो आपको 3 बार ये प्रोसेस को रिपीट करना है, 3 बार डेटा चाहिए तो आप 3 बार रिपीट करोगे। इसके बाद ऑब्जर्व्ड
टाइम जो है उसको हम लोग मेज़र करते हैं। ऑब्जर्व टाइम को मेज़र करने के बाद हम लोग जो नॉर्मल टाइम है उस नॉर्मल टाइम को हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं, और जब इस नॉर्मल टाइम में हम लोग अलाउंस को ऐड करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। और स्टैंडर्ड टाइम हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि एग्जिस्टिंग वर्किंग कंडीशन के अंदर होना चाहिए, स्पेसिफाइड मेथड और मशीनरी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ऑपरेटर जो है वो प्रॉपर मैनर में काम करें, और साथ ही साथ जो है एक स्टैंडर्ड पेस में ये डेटा का कलेक्शन हो। तो ये हमने टाइम स्टडी डेटा के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं वर्क सैम्पलिंग के बारे में। वर्क सैम्पलिंग होता क्या है? तो वर्क सैम्पलिंग किसी भी इंडस्ट्री में जब हम वर्क को एनालाइज करते हैं, एज यू कैन सी हियर दैट वर्क सैम्पलिंग इज एन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग tool that is used for analyzing work by analyzing the work through work sampling। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या हैं, हम लोग यहाँ पे ये करते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क जो किसी भी एम्प्लॉय के तरफ से किया गया है, उस अमाउंट ऑफ वर्क को हम बेसिकली परसेंटेज के टर्म में कैलकुलेट करते हैं। चलो इसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूँ ताकि ये पूरी चीज़ आपको समझ में आ जाए। बेसिकली हम लोग वर्क सैम्पलिंग में क्या करते हैं, जैसे कोई एक एम्प्लॉय है आपके पास, उस एम्प्लॉय का नाम है ए नाम का कोई एम्प्लॉय है आपके पास, और इस ए नाम के एम्प्लॉय के आप टोटल 8 आवर्स को अलग अलग काम में बांट देते हो कि ये 8 आवर्स में किसी भी स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 2 आवर्स हैं, यहाँ पे जो पहला 2 घंटा है, फिर उसके बाद 2 घंटा है, फिर 2 घंटा है और फिर 2 घंटा है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय फर्स्ट वर्क को कंप्लीट करेगा, यहाँ पे एम्प्लॉय कौन से काम को कंप्लीट करेगा, फर्स्ट वर्क को कंप्लीट करेगा, यहाँ पे सेकंड वर्क को कंप्लीट करेगा, यहाँ पे थर्ड वर्क को कंप्लीट करेगा, यहाँ पे फोर्थ वर्क को कंप्लीट करेगा। तो आपने इसके लिए 2 घंटे का टाइम दे दिया, आपने इसके लिए भी 2 घंटे का टाइम दे दिया, आपने इसके लिए भी 2 घंटे का टाइम दे दिया, और इसके लिए भी आपने 2 आवर्स का टाइम दे दिया। तो जब सबके लिए आप 2 आवर्स का टाइम दे देते हो, सबको 2 घंटे का टाइम दे देते हो, तो अगर आपका एम्प्लॉय फर्स्ट वाले फेज़ को कंप्लीट कर लेता है तो आप ये बोल सकते हो कि 25% वर्क आपने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100 कितना होता है, इट इज़ 25%। जैसे ही आपका एम्प्लॉय सेकेंड पार्ट को कंप्लीट कर लेता है तो आप बोलोगे आपके एम्प्लॉय ने 50% वर्क कंप्लीट कर लिया। और अगर आपका एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर सेक्शन को करने में लेट लगाता है, जैसे मान के चलो कि इसमें आपके एम्प्लॉय ने लेट किया, इसको 3 घंटे में उसने कंप्लीट किया, तो यहाँ से आप ये कर सकते हो कि आपके कौन से वर्क को या कौन सा परफॉर्मेंस करने में बेसिकली जो है एम्प्लॉय को टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम कंजम्पशन कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो वर्क सैम्पलिंग से हम लोग वर्क के जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेटली हम लोग वहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, और डेटा टैब्यूलेशन करके हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि एम्प्लॉय का जो डिवोशन है अलग अलग एक्टिविटीज़ में वो कितना है और वो किस तरीके से उसको कंप्लीट कर रहा है। चलिए एक बार मैं इसे रीड कर लेता हूँ। वर्क सैम्पलिंग इन एन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टूल फॉर एनालाइजिंग वर्क, बाय एनालाइजिंग द वर्क थ्रू वर्क सैम्पलिंग वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क contained in terms of percentage of available working time, and also it can be used to evaluate the proportions of total time of work devoted to various activities। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। हमने आज के क्लास को मिला करके, पिछले क्लास वाले और आज वाले क्लास को मिला करके हमने अपने नेक्स्ट चैप्टर वर्क स्टडी को ख़त्म कर लिया है। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। किसी भी तरह के डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रहा है, आप सीरीज़ रेगुलर देख रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इस सीरीज़ में जो वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और इसके नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको इसके नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। किसी तरह के डाउट्स हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।